हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 117। अब आगे आयुष की नज़र जैसे ही आस्था पर पड़ी तो बस वह उसमें पूरी तरह से खो गया था। लेकिन आस्था का उसे भैया कहने पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन आयुष ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और घूरते बोला, और मुझे भैया कह रही है ना? लेकिन आज फर्स्ट डे ही तुम मुझे बिना किस किए इस कॉलेज से बाहर नहीं जाओगी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आयुष कुछ प्लान बनाने लगा था। जल्दी वहां पर इंट्रोडक्शन देने के लिए प्रिंसिपल आए थे और उन्होंने सारी चीजें अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट को समझाना शुरू कर दिया था। हालांकि आयुष को क्लास में देखकर वह उसे घूर भी रहे थे, लेकिन वह अच्छी तरह से जानते थे कि आयुष यहाँ के मिनिस्टर के इकलौता बिगड़ा हुआ औलाद है, तो वह उसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। इंट्रोडक्शन जल्दी ही खत्म हो गया था और 20 से 25 मिनट हो गए थे। इस बीच आयुष की नजरें सिर्फ और सिर्फ आस्था पर ही ठहरी हुई थी। और जब सब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ और सब लोग वहां से उठकर जाने लगे, तभी आयुष दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हो गया था और आस्था की ओर देखकर बोला, कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? अब आस्था हैरानी से आयुष की ओर देखकर बोली, देखिए कौन है आप जो हमें परेशान कर रहे हैं। तभी आयुष हल्का सा मुस्कुराया, बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ ब्यूटीफुल, तुम मुझे पहले दिन ही मुझे बेहद पसंद आ गई हो। सो मैं आयुष तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ। अब आयुष ने जैसे ही भरी क्लास में आस्था को प्रपोज किया, अब तो जितने भी स्टूडेंट थे सबने हू की आवाज निकालकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वही आस्था तो डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि इस वक्त आयुष की जगह उसे अरमान नजर आने लगा था, जो कि लाल सूर्ख आंखों से आस्था को घूरता हुआ कह रहा था कि तुम्हारे आसपास कोई लड़का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ? यहाँ तो कॉलेज के पहले दिन आते ही एक लड़के ने आस्था को प्रपोज कर दिया था। अब तो आस्था की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी, पर जल्दी से वह अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी थी और सोचने लगी कि इस मुसीबत से वह कैसे बचे। तभी आस्था ने आयुष के थोड़ा सा पास जाकर उसे बोला, देखिए भैया, आप अपने काम से काम रखिए। हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और आप हमें परेशान मत कीजिए, वरना वह जो आपके पीछे प्रिंसिपल है, हम उनसे आपकी शिकायत कर देंगे। ऐसे बोलकर आस्था ने जल्दी से आयुष के ठीक पीछे प्रिंसिपल के होने के बारे में उसे बताया। अब जैसे ही आयुष घबराकर पीछे मुड़ा, आस्था तुरंत उसके ठीक बराबर में से भागकर निकल गई थी। अब आस्था को इस तरह से जाता हुआ देखकर सभी लोग उस पर हंसने लगे। वही आयुष ने तो गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था, क्योंकि आज पहली बार था कि किसी लड़की ने उसे इस तरह से बेवकूफ बनाया था और इस तरह से उसके प्रपोजल को उसी के मुंह पर उसने रिजेक्ट किया था और एक बार फिर वह उसे भैया बोलकर जा चुकी थी। तो आयुष ने गुस्से से क्लासरूम के दरवाजे पर एक पंच दे मारा था और बोला, सिली गर्ल। वही आस्था जो कि थोड़ा सा घबराई हुई थी, जल्दी उसकी नज़र कैंटीन में बैठी हुई डॉक्टर रश्मि पर पड़ी थी। आस्था जल्दी से दौड़कर उनसे जाकर लिपट गई थी। अब आस्था को इस तरह से घबराया हुआ देखकर रश्मि हैरान थी। वह बोली, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। तब जो कुछ भी क्लासरूम में हुआ था उसने वह सारी बातें डॉक्टर रश्मि से बता दी थी और तब रश्मि खिल खिलाकर हंस पड़ी थी और बोली, क्या आस्था, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान हो गई हो? अरे ये कॉलेज है और इस तरह से कुछ सीनियर जो अपने जूनियर की छोटी मोटी रैगिंग करते रहते हैं, तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों में तुम्हें जब कॉलेज में अच्छी तरह से सारी चीज़ों का पता चल जाएगा और हैबिट हो जाएगी। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने थोड़ा सा कैजुअल नॉर्मल तरीके से सारी बातें समझाई, तब जाकर आस्था ने खुद को थोड़ा सा शांत किया था और बोली, थैंक यू सो मच रश्मि दीदी, अगर आप हमें ये सब नहीं बताती तो ना जाने हमारा क्या होता। आप तो जानती है ना कि मिस्टर खडूस राक्षस सिंघानिया ने हमें साफ साफ मना किया है कि हमारे आसपास कोई भी लड़का नहीं होना चाहिए। तब रश्मि बोली, अरे तुम छोड़ो, तुम अरमान की बातें मत करो, वो तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहा है और तुम यहाँ की कोई भी बात अरमान को मत बताना, ठीक है? तब आस्था ने मासूमियत से अपना सर हिला दिया था। तब डॉक्टर रश्मि ने आस्था के हाथ पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा, अच्छा आस्था, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब आस्था बोली, हाँ हाँ दीदी बताए ना, क्या बात है?
तब डॉक्टर रश्मि ने नानी माँ को अपने पास लाने की सारी बातें आस्था को बता दी थी और प्यार से बोली, मैं यहाँ आज सुबह भी नानी माँ के कहने पर ही आई हूँ। मैं नानी माँ को तुम्हारे कहने पर खुशखबरी देने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हारे मामा मामी ने डर की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया है। लेकिन अब नानी माँ कि तुम्हें में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नानी माँ बिल्कुल ठीक है और मेरे फ्लैट में मेरे साथ रह रही हैं। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये सारी बातें बताई, आस्था की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने डॉक्टर रश्मि को गले से लगाते हुए कहा, आप बहुत अच्छी है दीदी, आप बहुत अच्छी है। आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपने। हम अपनी नानी माँ से मिलना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें लेकर चलिए नानी माँ के पास। तभी रश्मि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोला, बेटा आज तुम्हारा पहला दिन है। मुझे लगता है कि तुम्हें आज से अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए और अभी तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ है और भी कुछ देर के बाद तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होगी, तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। और वैसे भी ध्रुव ने मुझे बता दिया था कि अरमान ने ऑलरेडी कुछ बॉडीगार्ड सिविल ड्रेस में तुम्हारे कॉलेज के बाहर ही खड़े किए हैं और साथ ही साथ तुम्हें मेंशन ले जाने के लिए कार भी बाहर ही खड़ी हुई है। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना वह हैरान होकर और बोली, तो फिर हम अपनी नानी माँ से कब मिल पाएंगे। रश्मि ने दिलासा देते हुए कहा, बहुत जल्द मैं अरमान से परमिशन लेकर तुम्हें तुम्हारी नानी माँ से मिलवा दूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो के अभी फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। अच्छा आस्था, अब मुझे भी जाना होगा, एक्चुअली हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है, तो मैं सुबह तुम्हें चेयरअप करने के लिए आई थी और इन फैक्ट मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया है और अब तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तब आस्था चाहती तो नहीं थी कि डॉक्टर रश्मि उसे छोड़कर जाए, लेकिन वह अपनी खुशी के लिए, अपनी भलाई के लिए भला किसी को इस तरह से कैसे अपने पास रोक सकती थी, तो इसीलिए उसने डॉक्टर रश्मि को विदा कर दिया था और जून की 20 से 25 मिनट बाद उसके क्लासेस शुरू होने वाले थे। अब वह उसके बारे में सोचने लगी थी और जल्दी ही वह अपनी क्लासेस अटेंड करने लगी थी। वही आयुष, जो कि उस वक्त आस्था की वजह से तिलमिलाया हुआ था, वह सोचने लगा किस तरह से आस्था को मजबूर करें कि वह उसे पूरी क्लासेस के सामने किस करें, तो इसीलिए वह कुछ ना कुछ प्लान करने लगा था। वही अरमान सिंघानिया अपने ऑफिस में तो चला गया था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आस्था पर ही था कि ना जाने आस्था कॉलेज में इस वक्त क्या कर रही होगी और कहीं उसके आसपास कोई लड़का हुआ तो कहीं ना कहीं ये सब सोचकर उसके सर की नसें बार बार तन रही थी और वह खुद को डांट भी रहा था कि अगर उसके आसपास कोई होता भी है तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है, क्यों मैं इतना ज़्यादा उसे लेकर सीरियस होता जा रहा हूँ। वह लड़की यही तो चाहती है, मेरा अटेंशन, और शायद उसमें वह कामयाब भी हो रही है, इसकी उसे सज़ा जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अरमान खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था और जब से आस्था कॉलेज गई थी तब से वह 6 से 7 बार जो बॉडीगार्ड से उसने आस्था के कॉलेज के बाहर हायर किए थे उन्हें कॉल्स कर चुका था। वह बॉडीगार्ड्स भी आज पूरी तरह से परेशान हो चुके थे कि आज उनके मालिक को आखिरकार हुआ क्या है। हर आधे घंटे में कॉल करके वह आस्था के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि उसके आसपास कोई है तो नहीं है। हालांकि वह कॉलेज के बाहर खड़े थे, लेकिन अपने साथ लाए छोटी सी दूरबीन के द्वारा वह कॉलेज के अंदर देख रहे थे। आस्था अभी तक अपनी क्लास में ही क्लासेस अटेंड करती हुई उन्हें दिखाई दे रही थी, तो वह पूरी तरह से आस्था पर नज़र रखे हुए थे और वह सारी इन्फॉर्मेशन अरमान को बता रहे थे। अब अरमान के लिए वहाँ रुके रहना काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था, क्योंकि वह आस्था को सबसे पहले घर भेजना चाहता था। उसके बाद अरमान अपने काम पर लगने वाला था, क्योंकि उसका मन काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, तो इसलिए उसने फटाफट से अपने सभी मीटिंग्स कल के पोस्टपोन दी थी और जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी अब वह खत्म करने लगा था। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में मलाइका को होश आ गया था। अभी भी उसके कान में सीटीसी बज रही थी। जिस तरह से मारिया ने उसे चांटा मारा था वह उसके कान को बहरा सा कर दिया था और वह गुस्से से तिलमिलाते हुए बैठी थी और मुंह बना बनाकर सोच रही थी कि उस लड़की की इतनी हिम्मत, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
एक बार बस अरमान सिंघानिया मेरे चंगुल्ले में आ जाए और वह मुझसे शादी कर ले, फिर मैं इन सबको बताऊंगी कि मलाइका क्या चीज़ है। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए मलाइका नफरत से एक बार फिर अपने नाखूनों को अपनी स्क्रीन में गड़ाने लगी थी। आस्था की सारे क्लासेस खत्म हो गई थी और आस्था को काफी ज्यादा थकावट सी भी महसूस भी से होने लगी थी। वह सोचने लगी थी, बाप रे कितनी ज्यादा पढ़ाई होती है, क्या क्या चीज होती है, कैसे सीखेंगे हम ये सब कुछ। अभी आस्था ये सब कुछ चलते हुए सोच रही थी कि तभी अचानक वह किसी से टकरा गई। वह कोई और नहीं बल्कि एकदम लापरवाही से चलती हुई, जीन्स शर्ट पहने हुए, लंबे खुले बाल, छोटे शॉर्ट, डार्क लिपस्टिक और मुंह में चिंगम चबाती हुई एक खूबसूरत सी लड़की थी। अब जैसे ही आस्था उससे टकराई, वह लड़की घूरकर आस्था को देखने लगी, अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रौनक शर्मा से टकराने की? हाँ। अब रौनक ने जैसे ही आस्था से ये बोला, आस्था ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा, इसमें हमारी क्या गलती है, आप ही हमारे सामने आ गई। जैसे ही आस्था ने ये कहा, रौनक हैरानी से आस्था को देखने लगी थी, क्योंकि आस्था ने जिस तरह से ड्रेस अप किया हुआ था वह कहीं से भी कोई गरीब गवार नहीं लग रही थी। लेकिन अब आस्था ने जैसे ये बोला कि हमें क्या पता, आप ही हमसे टकरा गई, तो ये बात सुनकर रौनक को एक पल के लिए हंसी आ गई थी और इंटरेस्ट लेते हुए आस्था से पूछने लगी, कौन हो तुम और तुम कहाँ से आई हो? बस रौनक ने इतना सा सवाल किया, लेकिन आस्था तो आस्था थी, जिसे चटपट बोलने की ज्यादा ही आदत थी, और बोलने लगी, वह हम आपको क्या बताएं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा नाम आस्था है। आए तो हम अपने गांव से थे, यहाँ पर शहर घूमने के लिए, लेकिन हम एक बहुत बुरी जगह जाकर फंस गए और अब वहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं और ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं। जैसे तैसे कॉलेज में आए और कॉलेज में पहले दिन इतनी सारी क्लासेस, इतनी सारी पढ़ाई देखकर हमारा तो दिमाग ही चक्करा रहा है और हम इतना ज्यादा थक गए कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। अब जैसे ही आस्था ने अपना दिल खोलकर रौनक के सामने रख दिया, रौनक उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि रौनक बहुत कम हंसा करती थी, लेकिन आस्था की बातें सुनकर उसे हंसी आ गई थी और वह उसने तुरंत आस्था के कंधे पर हाथ रखा और बोली, आओ मेरे साथ। ऐसा बोलकर वो आस्था को कैंटीन में ले आए थी और फटाफट से उसने चीज़बर्गर आस्था के लिए और अपने लिए ऑर्डर किए थे और आस्था को समझाते हुए बोली, ये पढ़ाई है, इसे सिर्फ पढ़ाई की तरह लो, ज्यादा अपने दिमाग पर सवार मत करो और ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी को जिंदगी की तरह जियो, किसी को केवल इतनी इम्पोर्टेंस दो जितना वह डिजर्व करता है, उससे ज्यादा अगर तुम किसी को इम्पोर्टेंस दोगी ना तो वह तुम्हारे दिमाग पर सवार होकर बैठ जाएगा, जिससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, आस्था सोचने लगी थी, ये लड़की तो बिल्कुल ठीक कह रही है और वैसे भी हम उस राक्षस सिंघानिया से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। अगर हम उनसे डरना ही बंद कर देंगे तो और ज्यादा उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वह हमें इतना परेशान भी नहीं करेंगे। तब जल्दी से आस्था ने रौनक का हाथ पकड़ लिया था और इम्प्रेस होते हुए बोली, आप तो बहुत अच्छी है, आपने तो आते ही हमारे मन की बात समझ ली, हम आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे। रौनक, जिसकी जल्दी से किसी से नहीं पटती थी, क्योंकि वो एक फ्री माइंडेड लड़की थी, कहीं भी कुछ गलत हो जाता था या कुछ भी हो तो वह तुरंत उसके बीच में कूद पड़ती थी और किसी को भी चांटा तक मार दिया करती थी। मार पिटाई जब देखो वह कर दिया करती थी, लेकिन इसी वजह से उसकी कोई लड़की भी उसकी दोस्त नहीं थी और नहीं कोई लड़का उसका दोस्त बनना चाहता था। लेकिन आज आस्था की मासूमियत उसे उसके और इम्प्रेस कर रही थी। वह कूल बिहेवियर में बोली, चलो ठीक है, वैसे रौनक का आज तक का रिकॉर्ड है, कॉलेज में किसी से दोस्ती नहीं की थी, लेकिन ना जाने क्यों तुमसे दोस्ती करने का दिल कर रहा है। ऐसा बोलकर रौनक ने अपना हाथ आगे दिया था और आस्था ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया था। एपिसोड 118। अब आगे। आस्था ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, मुस्कुराते हुए बोलिया, से आप हमारे अच्छे वाले दोस्त हैं, लेकिन आप इस दोस्ती के बारे में किसी को बताएगा मत, क्योंकि आस्था को अच्छी तरह से याद था कि अरमान ने उसे लड़कों के साथ साथ लड़कियों से भी दूर रहने के लिए कहा है, तो इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि रौनक उसकी दोस्त है ये बात किसी को भी पता चले, और वैसे भी उसका कोई खास दोस्त था ही नहीं।
गांव में भी उसके दोस्त थे, लेकिन वह सिर्फ बचपना था। असली में दोस्त होता है ना, वह उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिलहाल उसने रौनक से दोस्ती कर ली थी और उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। आस्था के जल्दी ही सारे क्लासेस खत्म हो चुके थे। रौनक को बाय बोलने के बाद आस्था अब एग्जिट गेट से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं आयुष जो कि आस्था को ही देख रहा था और वह आस्था का पीछा करने लगा था, क्योंकि उस वक्त वह आस्था ने जो उसके साथ आज क्लास में बदतमीजी की थी, तो वह उसका सबक सिखाना चाहता था। और जैसे ही आस्था कॉलेज के गेट से बाहर निकली, उसने आस्था के ठीक पीछे जाकर उसका दुपट्टा पकड़ लिया था। अब अरमान सिंघानिया के बॉडीगार्ड जो कि उस वक्त वहां मौजूद थे, जैसे ही उन्होंने ये देखा कि आस्था मैडम का दुपट्टा किसी ने पकड़ लिया है, वह तुरंत आकर अपनी बंदूक लेकर आयुष की तरफ निशाना साधने लगे थे। जैसे ही आस्था ने ये नोटिस किया, वह घबरा गई थी। तब तक एक बॉडीगार्ड्स ने जल्दी ही अरमान को फोन कर दिया था, क्योंकि अरमान तो हर आधे घंटे में उन्हें फोन कर रहा था, तो बॉडीगार्ड ने फोन कर दिया था कि इस तरह से एक लड़के ने आस्था मैडम का दुपट्टा पकड़ा है। अब जैसे ही अरमान ने सुना, उसकी भी आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो गई थी और वह ऑर्डर देते हुए बोला, वह जो कोई भी है उसे अपने अड्डे पर ले आओ और आस्था को मेंशन में छोड़ दो जब तक मैं वहां पहुंच रहा हूं। ऐसा बोलकर जल्दी ही अरमान अपने ऑफिस से निकल चुका था और आस्था को बॉडीगार्ड ने जल्दी ही का के अंदर बिठा दिया था। और यहाँ आयुष को तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि उसके साथ क्या हुआ। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, एक बॉडीगार्ड से उसके बैक सर के नाजुक हिस्से पर वार किया, जिससे उस वक्त वह बेहोश हो गया था। वहीं आस्था को तो कुछ समझ ही नहीं आया था, उसे जल्दी से गार्ड्स ने कार में क्यों बैठा दिया था और कार जल्दी सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुकी थी। आस्था ने भी ज्यादा कुछ सोचने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह आयुष को देख नहीं पाई थी कि उसके पीछे आयुष है। केवल उस वक्त उसके पीछे गार्ड्स उसे दिखाई दिए थे। अब आस्था कार की पिछले सीट पर पैर फैला कर आराम से बैठ गई थी, क्योंकि उसके पैर बहुत ज्यादा दुख रहे थे। सारा दिन डेस्क पर पैर लटकाए वह बैठी रही थी, तो उसे दर्द हो रहा था और जल्दी आस्था की गाड़ी में लेटे लेटे ही आंख लग गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान केवल 5-7 मिनट के अंदर अंदर ही अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था, जहां पर आयुष को बांध कर रखा हुआ था। आयुष के सर पर काली पट्टी बांधी गई थी। तब आयुष चीख रहा था, चिल्ला रहा था और धमकी देते हुए बोला, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है, वह तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम सबको पुलिस के हवाले कर देंगे। ऐसे कहकर आयुष बुरी तरह से चीख और चिल्ला रहा था। तभी अरमान ने अपने गार्ड्स को इशारा किया था। तब गार्ड्स जाकर आयुष के ठीक सामने खड़ा हो गया और धमकाते हुए उससे पूछने लगा, तुमने आज जिस लड़की का दुपट्टा पकड़ा, क्या तुम उसे जानते हो? बोलो, जवाब दो। ऐसे बोलकर गार्ड्स आयुष को देखने लगा था। अब आयुष हैरान हो गया। फिर उसे याद आया कि उसने लास्ट टाइम आस्था का दुपट्टा पकड़ा था और झल्लाते हुए बोला, मैं उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसने पूरी क्लास में मेरी बेइज्जती की थी। उसने मुझे सबके सामने भाई बोला था, तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं उस लड़की को किस करना चाहता था, क्योंकि आयुष को किसी ने अगवा कर लिया था। एक उसे खोल भी नहीं रहे थे। तो जैसे उसे आस्था के बारे में पूछा गया, उसने सारी बातें बताई। अब आयुष जैसे ही ये बताया, अरमान जो कि गुस्से से भरा बैठा था, अब अरमान के कानों में जैसे ही ये आवाज आई कि वो आस्था को किस करना चाहता था, ये सुनकर अरमान का पारा पूरी तरह से हाई हो चुका था। इस वक्त वो इतना खतरनाक हो चुका था जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। उसने अपने सर पर अपने सीधे हाथ की उंगलियों से उठाकर टेप करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर उसके सभी बॉडीगार्ड सहम गए थे और वहां से अब चले गए थे। तब जल्दी ही अरमान ने गार्ड्स की तरफ देखा और लोहे की रोड वहां लाई गई थी। तब अरमान के इशारे पर आयुष के होठों को लोहे की रोड पर चौकी इस वक्त एकदम आग की भट्टी की तरह जल रही थी, उन पर रखवा दिया गया था और आयुष की चीखें वहां गूंजने लगी थी। आयुष की उन्होंने जान नहीं ली थी, केवल उसके होठों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसे अस्पताल के बाहर अरमान के आदमियों ने फेंक दिया था। उसके बाद
अरमान को अब आस्था पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के से बात करने की, जबकि उसने उसे साफ साफ मना किया था कि वह किसी भी लड़के से बात नहीं करेगी। तो इसीलिए आस्था को सजा देने के इरादे से अरमान जल्दी ही मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। लेकिन आस्था भी अभी तक मेंशन नहीं पहुंची थी। तो जैसे ही कार रुकी, आस्था की कार मेंशन में पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके ठीक 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही अरमान की कार भी उनके ठीक पीछे पहुंच चुकी थी। अब जैसे ही अरमान कार से उतरा और उसने अपने सामने का नज़ारा देखा तो हैरान हो गया। जिस कार से आस्था को लेकर आया गया था, उसे कार के आसपास काफी भीड़ लगी हुई थी। इतना ही नहीं, दादाजी भी वहां खड़े हुए थे। तब अरमान को जैसे ही उन सब ने देखा, वह सब एक पल के लिए थोड़ा सा पीछे होकर खड़े हो गए थे। तब दादाजी गंभीरता से बोले, तुम आ गए बेटा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हैं? तब अरमान ने दादाजी के बाद का कोई जवाब नहीं दिया और एक गार्ड की ओर देखकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? इस तरह से भीड़ की क्यों जमा है यहाँ पर? अरमान की बात सुनकर गार्ड्स ने कार की ओर इशारा किया, बोला, साहब वह जब हम मैडम को कॉलेज से घर लेकर आ रहे थे, तब मैडम रास्ते में ही सो गई और अब मैडम उठ नहीं रही है। हम उन्हें उठाने की काफी कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही गार्ड्स ने थोड़ा सा डरते हुए ये सारी बातें बताए, अरमान का पारा तो पहले से ही हाई था। उसका पारा और हाई हो गया था क्योंकि आस्था नींद ऐसी थी, उसे जगाना मुश्किल था। और अरमान जल्दी ही कार की खोलकर आस्था की ओर देखा, जो कि पैर फैलाए कार की बैक सीट को अपना बेड समझकर सो रही थी। तब अरमान उसे इस तरह देखकर सोचने लगा, कोई लड़की इतना ज्यादा इरिटेटिंग कैसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आता। तब अरमान ने उसके बाजू पकड़कर उसे खींचा और उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, उठो। लेकिन आस्था तो आज बहुत ज्यादा थक गई थी, वह केवल हल्की सी कसमसाई ही थी, फिर सो गई थी। अब अरमान गुस्से से उसे घूरते हुए बुलाए, लड़की है या कुंभकर्ण की बहन, कितना सोती है? क्या कोई कितना भी सो सकता है? अरमान ने आस्था को जैसे तैसे कार से बाहर निकालकर उसे गोद में उठा लिया था। वह सबकी तरफ देखता हुआ जल्दी आस्था अपने बेडरूम में ले आया था और सीधा बेडरूम पर उसे जोरों से उसे बेड पर पटक दिया था। धड़ाम मम, उसने थोड़ा सी ऊंचाई से आस्था को नीचे बेड पर पटका था ताकि उसकी आंखें खुल जाए, लेकिन आस्था तो उस वक्त और गहरी नींद में सो गई थी कि वह नहीं उठी और वह फिर गहरी नींद में सो गई। अब ऐसा कुछ होता हुआ देखकर अरमान पूरी तरह से तिलमिला चुका था। एक तो उसके कानों में अभी भी आयुष की कही हुई बातें गूंज रही थी कि वह इस लड़की को किस करना चाहता था। ये ख्याल आते ही अचानक अरमान ने साइड में रखा हुआ पूरा का पूरा जग भर पानी आस्था के चेहरे पर उड़ेल दिया था और आस्था अब घबरा कर उठ बैठी थी और अपने आप को कमरे में देखकर और अपने सामने अरमान सिंघानिया को देखकर आस्था थोड़ा सहम गई थी। फिर थोड़ा सा खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, सब क्या था? ये क्या किया आपने? क्या कोई किसी को इस तरह से उठाते हैं क्या? आप जानते हैं हम कितना ज्यादा थक गए हैं और मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। हमें नींद आ रही थी, आपको हमें इस तरह से नहीं उठाना चाहिए था। जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमानो उसे घूरते हुए बोला, आयुष कौन है और वह तुम्हें किस क्यों करना चाहता था? जैसे ही आस्था ने ये सुना तो वो हैरानी से, आयुष कौन? आयुष? हम किसी आयुष को नहीं जानते और भला वह हमें किस क्यों करना चाहेगा? तब अरमान ने अचानक आस्था का हाथों को कसकर पकड़ा और डेंजरस आवाज में बोला, मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करना, सीधे सीधे बताओ आयुष कौन है और वह तुम्हें किस क्यों करना चाहता था? याद रखना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अगर तुम्हारे आसपास मुझे कोई भी नजर आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब आस्था ने जो कुछ भी कॉलेज में हुआ था उसे याद आ गया था कि ये किस आयुष की बात कर रहा है, और फिर आस्था ने जो कुछ भी बात हुई थी एक एक करके सारी बातें अरमान को बता दी थी। अरमान के आस्था का हाथ जोर से पकड़ने के कारण उसका हाथ पूरी तरह से दुख रहा था और वह करते हुए बोली, कोई इस तरह से करता है क्या? हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और आपने हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करना शुरू कर दिया। एक तो हम बहुत थक गए हैं। ऐसा बोलकर आस्था रोने लगी थी। आस्था को रोता हुआ देखकर फिर से अरमान इरिटेट होने लगा था, क्योंकि आस्था कुछ आम तरह से नहीं रोया करती थी।
वह बिल्कुल आई की तेज आवाज निकालकर रोया करती थी। तो तब अरमान बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाया करता था। तब आस्था को रोते हुए देखकर उसे इस तरह से रोता छोड़कर सीधा नीचे आ गया था। तब दादाजी फिक्रमंद होकर बोले, क्या हुआ बेटा, आस्था ठीक तो है ना? तब अरमान दादाजी की ओर देखकर बोला, कुछ नहीं हुआ है, उसे वह थक गई है इसीलिए सो रही है, उसे भूख भी लगी है, राजेश उसे जाकर खाना दे आऊं। ऐसा बोलकर अरमान अब सीधा अपनी स्टडी रूम में चला गया था और वहां जाकर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा था और सोचने लगा था, मुझे हो क्या गया है, उस लड़की की मुझे इतनी परवाह क्यों हो रही है, यह मुझे क्या हो रहा है कि लड़की मेरे होश हो हवास पर हावी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को इजाजत नहीं अरमान सिंघानिया की जिंदगी में हावी होने का, किसी को भी नहीं, ये मुझे हो क्या हो गया है। तब अरमान सोचने लगा था कि उसे अब उसकी सिक्योरिटी का कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह से आयुष ने उसे परेशान करने की कोशिश की, हो सकता है कोई और भी उसे कॉलेज में परेशान करे, तो इसीलिए उसने अपने बेस्ट बॉडीगार्ड मारिया को बुलाया और उसे ऑर्डर देते हुए बोला था कि तुम आज के बाद 24 घंटे आस्था के आसपास रहोगी। उसे उसके आसपास कोई लड़का मंडराना नहीं चाहिए, ना ही कोई लड़की। तो कहीं ना कहीं मारिया ने जैसे ये सुना पूरी तरह से चौंक गई थी, लेकिन क्योंकि उसके किंग ने उसे ड्यूटी दी थी तो उसने खुशी से हामी भर ली थी। मारिया की जिंदगी में किंग के अलावा कोई नहीं था। डेविड से उसने प्यार किया था, लेकिन डेविड को अपने हाथों से उसने मौत के मुंह में झोंक दिया था। अभी तक अरमान ने डेविड की जान नहीं ली थी, लेकिन किसी भी पल अरमान उसकी जान ले सकता था। ये बात मारिया अच्छी तरह से जानती थी। मारिया को आस्था की जिम्मेदारी सौंपने के बाद अरमान के दिल की बेचैनी थोड़ा कम हुई थी और वह एक बार फिर अपने कमरे में आया। जैसे वह कमरे में आया तो उसने देखा कि पूरे बेड पर आस्था ने खाना फैलाया हुआ था और उल्टे सीधे हाथों से फटाफट से खाना खाए जा रही थी। उसका मुंह तक नहीं चल रहा था, इतने ज्यादा खाना उसने मुंह में भर लिया था। अब आस्था की इतनी इरिटेटिंग हरकत देखकर आसमान की किलिस कर रह गया था और इरिटेट होते हुए बोला, ये क्या कैसी हरकत कर रही हो तुम? अरमान को अपने आसपास इतनी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं किया करता था, लेकिन आस्था तो इतने गंदे तरीके से खाना खा रही थी। तब आस्था खाना खाते हुए, जो कि उसके मुंह में काफी सारा खाना भरा हुआ था, बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी और सारा खाना एक बार फिर उसका पलट गया था। अब अरमान के लिए अब वहां रुके रहना बहुत मुश्किल हो गया था। फटाफट से वह उस कमरे से बाहर निकला। अब वह जोन चिल्ला रहा था, राजेश पूरा का पूरा कमरा भी क्लीन करो, बेडशीट बदलो, ऐसा बोलकर अरमान भिनना उठा था। जल्दी से राजेश के साथ साथ बाकी सभी नौकर भी वहां गए थे और फटाफट से पूरा कमरा साफ करने लगे थे। वही आस्था डर गई थी और खुद को ही एक चपेट लगा दी थी और बड़बड़ाने लगी, क्या जरूरत थी तुझे इस तरह से खाना खाने की? थोड़ा रुक रुक कर भी तो खा सकती थी। अब क्या होगा, राक्षस सिंघानिया अब हमारा क्या हाल करेगा? कहीं ना कहीं आस्था को अब अरमान से डर लग रहा था, तो इसलिए फटाफट से वो कमरे से निकलकर अरमान के कमरे की बालकनी में छुप कर बैठ गई थी ताकि अरमान उसे देख ना सके। उसने सोच लिया था जब अरमान सो जाएगा उसके बाद वह जाकर सोएगी, तब तक वो बालकनी में छुपी बैठी रहेगी। ये सोचते हुए आस्था वहां छुप गई थी। एपिसोड 119। अब आगे वही दादाजी ध्रुव आहान को लेकर उस वक्त कहीं गए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने ध्रुव और आहान को बता दिया था कि नानी माँ इस वक्त हमारे साथ रह रही है, तो नानी माँ से मिलने के लिए रश्मि के फ्लैट पर गए थे। ध्रुव और आहान दादाजी के साथ थे। वही आकाश और सुमित इस वक्त दोनों एक साथ एक जगह बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं आकाश का चेहरा काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि जब से रश्मि ने उसे इग्नोर करना शुरू किया था उसे अपनी फीलिंग का अच्छी तरह से एहसास होने लगा था और उसे ये समझ में आ चुका था कि रश्मि के लिए वह क्या फील करता है, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था और वह अपनी फीलिंग रश्मि के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। तब सुमित ने आकाश के हाथ पर हाथ रखा और समझाते हुए बोला, क्यों मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? जो कुछ हुआ सालों पहले हुआ, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी।
मुझे लगता है अंडस्को कि तुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए और रश्मि को तू शुरू से पसंद करता है। तो क्यों उसे कह नहीं देता कि तू उसे प्यार करता है? अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, आकाश केवल खाली खाली नजरों से सुमित की ओर देखता रहा और अचानक उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक पूरा का पूरा अपने गले से नीचे उतार लिया था और अपनी पुरानी बीती यादों में खो गया था। दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन, वही आस्था जिसे बालकनी में छुपे हुए काफी देर हो गई थी। अरमान अपने स्टडी रूम का काम खत्म करने के बाद रात के करीब 12:30 से 1 बजे के बीच अपने कमरे में आया और अपने कमरे पर आकर उसने एक नज़र अपने कमरे को देखा। उसका कमरा पूरा पहले के जैसा व्यवस्थित हो गया था। सब कुछ सामान अपने अपने जगह पर था। अपने कमरे को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर अरमान को थोड़ा सा बेटर लग रहा था। लेकिन बेड की ओर जैसे ही अरमान की निगाहें गई तो उसकी आंखें सर्द हो गई, क्योंकि आस्था उस वक्त बेड पर मौजूद नहीं थी। अरमान हैरान हो गया और उसने कमरे के चारों तरफ को अच्छी तरह से देख लिया। बाथरूम का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन आस्था उसे कहीं भी नजर नहीं आई। अब अरमान जल्द ही वहां से बाहर निकल गया, क्योंकि रात का 1 बज रहे थे। उस वक्त मेंशन पूरी तरह से सुनसान हो चुका था, सभी सो गए थे और अरमान इस तरह से आधी रात को किसी से ये भी नहीं पूछ सकता था कि आखिरकार उसकी बीवी आस्था कहाँ गई है, कि ना जाने उसके बारे में सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन तभी उसकी नज़र मारिया पर गई। मारिया हॉल में चुपचाप खामोश बैठे हुए थी और उस वक्त सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रही थी। अब जैसे ही अरमान वहां गया, मारिया ने तुरंत अपनी सिगरेट बुझा दी थी और अब अरमान की ओर देखकर पूछने लगी, क्या हुआ किंग, आप इस वक्त रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? अब जैसे ही मारिया ने थोड़ी सी धीमी आवाज में ये पूछा, अरमान ने उसे पूछा, क्या तुमने आस्था को देखा है? क्या वह यहाँ नीचे आई थी? आस्था का नाम सुनकर मारिया हैरान हो गई और ना सर हिलाते हुए बोली, लेकिन क्वीन तो यहाँ नहीं आई, वह और न ही वह अपने कमरे से निकली है। मेरी नज़र 24 घंटे उन्हीं पर है। अब जैसे ही मारिया ने ये कहा, अरमान तुरंत अपने कमरे की ओर चल पड़ा, क्योंकि मारिया कभी भी झूठ नहीं बोला करती थी। उसे जो काम दिया जाए उसे वह शिद्दत से किया करती थी। ये बात अरमान अच्छी तरह से जानता था, तो इसीलिए अरमान जल्दी से अपने कमरे में गया था और इस बार उसने अच्छी तरह से पूरे कमरे को देखा, लेकिन आस्था अभी भी उसे नजर नहीं आई। फिर अरमान की नज़र बालकनी के थोड़े से खुले हुए दरवाजे की ओर गई और अरमान जल्दी से वहां आ गया। उसने देखा कि आस्था बालकनी के एक कोने में बिल्कुल दुबकी बैठी हुई और बैठे बैठे ही सो रही है। अब अरमान ने जैसे ही आस्था को इस तरह से देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए थे। वह सोचने लगा, इस आफत को हुआ क्या है? कभी कुछ पल में ये कुछ और होती है, कभी कुछ पल में कुछ और होती है, और इस तरह से यहाँ बालकनी में सोने का क्या मतलब है? अरमान ने गहरी नजरों से आस्था की ओर देखा और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया था, क्योंकि वह आस्था को नींद से जगाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। आस्था को जगाना आसान नहीं था। जल्दी ही अब आस्था को गोद में उठाकर उसने बेड पर लेटा दिया था, खुद उसके बराबर में आ गया था। कुछ पल के लिए वो आस्था का मासूम सा चेहरा देखता रहा और सोचने लगा कि ये लड़की आखिरकार उसके साथ कर क्या रही है। क्यों अरमान बार बार उसकी ओर आकर्षित हो रहा है? क्यों आज उसे इतना बुरा लगा जब एक लड़के ने उसे किस करने के लिए अरमान डेंजरस वॉइस में बोला, इसके खूबसूरत होठों पर सिर्फ मेरा हक है। क्या इसके खूबसूरत बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है? कहीं ना कहीं अरमान उस वक्त आस्था के बदन के हर एक हिस्से को देख रहा था और उसे पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आस्था क्योंकि गहरी नींद में सोई हुई थी, तो अरमान भी अब फटाफट से आस्था के पास होकर सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एक बार फिर बेचैनी उसके शरीर में होने लगी थी। अरमान थोड़ा सा आस्था के करीब गया। उसने आस्था का सर अपने हाथ पर रखा था और उसकी कमर पर एक हाथ रखा। जल्दी ही आस्था को पूरी तरह से अपने बदन से चिपकाकर एक गहरी नींद में सो गया था। आज अरमान को अलग ही नेक्स्ट लेवल का सुकून मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर जो कि रात का 1:30 बजे चुके थे, दादाजी अभी तक सोए नहीं थे, क्योंकि जब आज वह रुवाहान के साथ के रश्मि के घर नानी माँ से मिलने के लिए गए, तो नानी माँ का उदास चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था।
हालांकि दादाजी ने नानी माँ से मिलकर उन्हें समझाया भी था कि वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, आस्था को उनके घर में कुछ नहीं होगा। आस्था पूरी तरह से सेफ है। इतना ही नहीं, अरमान ने अब कॉलेज जाने की भी परमिशन दे दी है, तो उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नानी माँ ने आस्था को शुरू से ही अपनी आंखों के सामने रखा था, तो वह किसी भी कीमत पर उसे परेशान नहीं देख सकती थी। तब नानी माँ ने हल्की से दादाजी से एक रिक्वेस्ट कर दी थी, भाई साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी आपके घर में बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों तक आपके घर पर रहना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी के बसाए घर को देख सकूं, और उसके बाद राजी खुशी में गांव चली जाओ। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, दादाजी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से नानी माँ यानी कि शारदा जी ने सिंघानिया मेंशन में आकर हंगामा किया था, साथ ही साथ सभी सामानों के साथ तोड़फोड़ की और अरमान को भी अनजाने में अपनी छड़ी से मारा था, तो ये बात दादाजी अब हजम नहीं कर पाए थे। क्योंकि अगर नानी माँ ने बहुत पहले ये बात बोली होती है वह सिंघानिया मेंशन जाकर रहना चाहती है, तो दादाजी खुशी उन्हें रहने देते। लेकिन नानी माँ ने जो हंगामा किया था, उसके बाद उनका इस तरह से सिंघानिया मेंशन आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अरमान ने साफ साफ अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि नानी माँ आज के बाद उनके घर के आसपास कहीं नजर नहीं आएगी। अब दादाजी वहां से लौटकर तो आ गए थे, लेकिन उनके सामने मुश्किल खड़ी हो गई थी कि वह करे तो कर क्या। वह नानी माँ को घर के मेंशन में नानी माँ को रहने की इजाजत दे दें। आस्था तो खुश हो जाएगी, लेकिन अरमान का क्या? अरमान को भी तो मनाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए दादाजी ने अगली सुबह अरमान से इस बारे में बात करने के बारे में सोच लिया था। वहीं दूसरी ओर आज आकाश और सुमित दोनों एक साथ बैठकर अपने ही विला में काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, क्योंकि आकाश के विला में एक छोटा सा ड्रिंक बार बना हुआ था, और ड्रिंक करने के बाद दोनों अपनी अपनी पुरानी यादों में खो गए थे। सुमित और आकाश का फ्लैशबैक। एक टाइम था जब ऐसे 5 साल पहले आकाश, जो कि बहुत कम उम्र में पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया था, और उसके बाद वो वहां से वापस आया था। सुमित और आकाश दोनों स्टार्टिंग से ही साथ थे। इन फैक्ट वह सब एक ही क्लासेस में पढ़ा करते थे। अरमान, जो कि एक टाइम पर पूरी तरह से हार्टलेस हो चुका था, लेकिन सुमित भी कुछ कम नहीं था। सुमित की जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी वो से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन आकाश, जो कि सुमित का बचपन का दोस्त था, जब वह विदेश से लौटकर आया तब सुमित बहुत ही खुश हो गया था। 2 से 3 दिनों उन्होंने मौज मस्ती में गुजरे थे। तब सुमित ने आकाश से बताया कि वो उसे अपने प्यार चांदनी से मिलाना चाहता है, क्योंकि चांदनी से बहुत जल्द सुमित शादी करना चाहता था। चांदनी की एक बेस्ट फ्रेंड थी राधिका, जो सुमित को एक तरफा प्यार किया करती थी, और कहीं ना कहीं उसे ये लगा करता था कि सुमित के लिए चांदनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि वो इसलिए नहीं बोला करती थी क्योंकि वह खुद उससे प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसे चांदनी के बारे में सारी चीजें अच्छी तरह से पता थी। लेकिन सुमित उस वक्त चांदनी से सच्चा प्यार किया करता था, तो इसलिए उसे कभी भी चांदनी की खामियां नजर नहीं आई थी। अब सुमित जल्दी ही कि प्यार उसकी गर्लफ्रेंड चांदनी से मिलाने के आकाश लेकर गया था। वही चांदनी ने जैसे ही आकाश को पहली बार देखा, चांदनी अपनी बेस्ट फ्रेंड राधिका के साथ वहां आई थी, और जैसे ही चांदनी ने आकाश को वहां देखा तो वह पूरी तरह से आकाश पर मर मिटी थी, क्योंकि चांदनी को हमेशा से ही बॉडी बिल्डर टाइप के और एकदम सख्त टाइप के लड़के पसंद आया करते थे, क्योंकि आकाश एकदम बॉडी बिल्डर और बेहद हैंडसम था। अब चांदनी पहली नजर में ही आकाश को पसंद करने लगी थी। दिखने में तो सुमित भी कम हैंडसम नहीं था, लेकिन ऑलरेडी चांदनी सुमित के साथ 3 से 4 बार बेड शेयर कर चुकी थी, तो इसीलिए अब सुमित से उसका दिल आकाश भर गया था। अब आकाश को देखने पर उसके मन में अलग ख्याल आने लगे थे। वह आकाश को डेस्परेटली पाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल तो सुमित ने चांदनी को आकाश से आगे गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसीलिए चांदनी अभी के लिए अपना मन मसस कर रह गई थी। लेकिन उसने ठान लिया था
कि वह आकाश को पाकर रहेगी। वहीं राधिका जो चांदनी की इंटेंशन समझ चुकी थी और वह ये बात सुमित को बताना चाहती थी, लेकिन फिलहाल बिना किसी सबूत के वह सुमित को कुछ भी बता नहीं पाई थी। एक दिन अचानक चांदनी ने रात के वक्त काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसके साथ आंखों के सामने बार बार आकाश का हैंडसम सा चेहरा आ रहा था। उसकी स्टील जैसी बॉडी आ रही थी, तो इसीलिए उसने, जो कि सुमित के फोन से आकाश का नंबर ले लिया था, उसने आकाश को रात के समय फोन कर दिया था। आकाश उस वक्त अपने विला में ही था। इस तरह से किसी अनजान का फोन आने पर वह हैरान हो गया। तब चांदनी ने आकाश से बोला कि उसे उसकी जरूरत है, वह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई है। आकाश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड का फोन था और साथ ही साथ में बोल रही थी कि वह प्रॉब्लम में है, तो आकाश को लगा कि उसे जाना चाहिए। तो इसीलिए वह चांदनी से मिलने के लिए उसकी जगह, जहां वह पेइंग गेस्ट बनकर रहा करती थी, वह रवाना हो चुका था। साथ साथ राधिका, क्योंकि उस वक्त सोई नहीं थी, वह चांदनी को इस तरह से आकाश को फोन करते हुए देख चुकी थी। तो अब राधिका को मौका मिल चुका था चांदनी का असली चेहरा सुमित को दिखाने का, तो इसीलिए उसने सुमित को फोन कर दिया था और उससे बोली कि मैं तुम्हें बहुत पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड का सच तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते। आज तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में सारा सच पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, अभी और इसी वक्त हमारे पेइंग हाउस पर आ जाओ। यहाँ तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड रियल फेस देखने को मिलेगा। अब जैसे ही राधिका ने ये कहा, सुमित कंफ्यूज्ड हो गया था, लेकिन फिलहाल वह जल्दी ही उसके राधिका के कहने पर पेइंग हाउस की ओर रवाना हो चुका था। वही आकाश जैसे ही वहां गया, उसे चांदनी छोटे से हॉल में ही मिल गई थी। चांदनी ने काफी ज्यादा रिवॉल्विंग ड्रेस पहनी थी, उसका शरीर का काफी ज्यादा हिस्सा दिखाई दे रहा था। आकाश को देखते ही अचानक उसने आकाश को गले से लगा लिया था, उनसे पागलों की तरह चूमने लगी थी। आकाश को कुछ समझ ही नहीं आया कैसे हुआ, क्या हुआ है, इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसने आकाश को हॉल में बने हुए सोफे पर धक्का दे दिया था। उसके ऊपर बैठकर वह उसके शर्ट को पूरी तरह से फाड़कर उसके चेस्ट को चूमने लगी थी। आकाश पूरी तरह से फ्रिज हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस लड़की को हो क्या गया है, ये उसके साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है। लेकिन ठीक उसी वक्त तभी सुमित वहां आ गया था और जैसे सुमित ने आकाश और चांदनी को ऐसी हालत में देखा, तो उसका हैरानी के मारे में बुरा हाल हो चुका था। आकाश जल्दी से उठा और अपने आप को ठीक करते हुए बोला और सुमित को समझाते हुए कहने लगा, सुमित मेरी बात सुन यार, ये गलत है। इन्होंने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था और ये अब मेरे साथ इस तरह। अभी आकाश ने इतना ही बोला कि तभी अचानक सुमित ने एक चांटा आकाश के ऊपर खींचकर मारा था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।